Okay, so from previous lecture, this small part was remaining. तो बेसिकली हमने देखा था फेशियल पैल्सी. व्हाट इज फेशियल पैल्सी? ठीक है, फेशियल पैल्सी इज बेसिकली a lesion of the facial nerve. ठीक है, जब भी फेशियल नर्व जो हमारी है आइदर फ्रॉम द जहाँ मेन स्टेम जहाँ से इसकी ओरिजिनेशन हो रही है वहाँ पे अगर कोई लीजन होगा या एट द सेरेब्रल कॉर्टेक्स के लेवल पर लीजन होगा तो वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस सम सिम्टम्स. दीज आर वेरी कॉमन सिम्टम्स. ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फेशियल नर्व जो है उसका फंक्शन क्या है. ठीक है, फेशियल नर्व जो है वो मैंने एज आई टोल्ड यू पीपल बिफोर दैट इट इज बेसिकली द नर्व व्हिच इज इन्वॉल्व्ड इन द कंट्रोल ऑफ योर मसल्स ऑफ योर फेशियल एक्सप्रेशंस. ठीक है, उसके अलावा ये आपके लैक्रिमेशन में भी हेल्प आउट करती है. उसके अलावा इसकी कॉर्डा टिम्पेनाई ब्रांच जो है इट इज़ यू नो टेस्ट सेंसेशंस प्रोवाइड करती है टू द कंटीरियर 2/3 ऑफ द टाउन. ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस थे. जब हम फेशियल नर्व पैल्सी की बात करते हैं तो हमारे जो फेशियल मसल्स हैं उनमें उनका जो फंक्शन होगा वो कॉम्प्रोमाइज्ड होगा. ठीक है, ठीक है, इसमें क्या है कि बेसिकली फेशियल नर्व का थोड़ा सा अगर पाथवे आपको याद हो तो इट इमर्जेस फ्रॉम द जंक्शन बिटवीन द पॉन्स एंड द मेडुला. ठीक है, पोंटो मेडुलरी जंक्शन से इसका जो है ये ओरिजिनेट करती है. ठीक है, and from there it enters the internal acoustic meatus. ठीक है, internal acoustic meatus में ये within the skull जो है pass on करके again it leaves the skull through the stylomastoid foramen and then after emerging out from the skull ये parotid gland में चली जाती है. Parotid gland is present in your in front of your ear. क्या आपकी ईयर के बिल्कुल सामने जो है आपका parotid gland present होता है which is your slidey gland, largest slidey gland. And then after piercing the parotid gland it gives off 5 terminal branches. ठीक है, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी क्योंकि आपके फेस के मसल्स को सप्लाई करेंगी which are temporal, zygomatic, buccal, marginal mandibular and the cervical. ठीक है, these 5 terminal branches जो कि आपके फेशियल मसल्स को सप्लाई करेंगी, ये सारी मोटर नर्व ब्रांचेस है. ठीक है, तो जब हम फेशियल पैल्सी की बात करते हैं तो फेशियल पैल्सी में these 5 branches are बेसिकली अफेक्टेड. ठीक है, जब ये 5 ब्रांचेस अफेक्टेड होंगे तो आपके फेशियल मसल्स जो है दे विल नॉट बी एबल टू गेट द नर्व इम्पल्स और उनका जो फंक्शन है वो डिटीरिएट हो जाएगा. ठीक है, अब नॉर्मल कंडीशंस में अगर आप देखो ये 3 तरह के हमारे पास उन्होंने सिनेरियोज दिए हैं. नॉर्मल कंडीशन है सेंट्रल फेशियल पैल्सी एंड पेरिफेरल फेशियल पैल्सी. ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में इफ यू सी from this diagram, this is basically the facial nerve nuclei जो कि आपके ये आपका बेसिकली इन्होंने ब्रेन दिखाया था. दिस इज द ब्रेन. ठीक है, यहाँ मैं आपको ना इस डायग्राम से दिखा. ठीक है, अच्छा बेसिकली क्या नॉर्मल कंडीशंस में क्या हो रहा है ये आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स है. ठीक है, यहाँ से आपके फेशियल नर्व न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है और एक न्यूक्लियस जो है आपके यहाँ पर आपके ब्रेन स्टेम में जो आपका पोंटोमेडुलरी जंक्शन है वहाँ पे प्रेजेंट है. ठीक है, तो अब अगर आप देखिए तो जो आपकी अपर पार्ट ऑफ द फेस है और लोअर पार्ट ऑफ द फेस दोनों साइड्स हैं. ठीक है, अब ये ग्रीन एंड येलो जो आप लाइन्स देख रहे हो ये लाइन्स जो है यहाँ पर आके एट द ब्रेन स्टेम के लेवल पे ये ऑपोजिट साइड पे चली जाती है. ठीक है, ग्रीन वाली जो है वो ऑपोजिट अपर पार्ट को सप्लाई कर रही है एंड द येलो वन इज सप्लाइंग टू दी कॉन्ट्रोलैटरल लोअर रीजन. ठीक है, उसके साथ साथ ये अब मैं बेसिकली आपको बताना चाह रही हूँ कि इफ़ यू सी तो लोअर रीजन में सिर्फ एक नर्व फाइबर जो है वो आ रहे हैं. अपर रीजन में वी हैव मल्टीपल फाइबर्स. ठीक है, मल्टीपल फाइबर्स हैं जो कि उसको सप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो अब फेशियल पैल्सी जब होती है तो इट्स ऑफ 2 टाइप्स, आइदर द सेंट्रल फेशियल पैल्सी और द पैराफेरल फेशियल पैल्सी. ठीक है, सेंट्रल को हम अपर मोटर न्यूरॉन लीजन भी कहते हैं और पैराफेरल को लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन भी कहते हैं. जब सेंट्रल फेशियल पैल्सी होगी जिसको हम अपर मोटर न्यूरॉन लीजन लेंगे तो बेसिकली क्या होगा कि यहाँ से जो आपकी फेशियल नर्व आ रही थी वो करके इस पॉइंट पे वो कट हो गई है. ठीक है,
अब ये जो दो ब्रांचेस थी जो येलो और ग्रीन है, वो यहाँ पर आके सप्लाई नहीं कर रहे, ठीक है। तो अब क्या होगा, इफ़ यू सी येलो और ग्रीन नहीं आ रहा, तो कॉन्ट्रालैटरल जो लोअर पार्ट ऑफ द फेस है वहाँ पर नर्व फाइबर्स नहीं रहेंगे, तो ओनली द कॉन्ट्रालैटरल लोअर पार्ट ऑफ द फेस विल बी पैरालाइज्ड, ठीक है। आई होप यू आर मेड माई सेल्फ क्लियर। आप लोग इस डायग्राम से भी अगर देख लो तो ये वाले फाइबर्स जो है ये कट हो गए, यहाँ पर कहीं कट आ गया, अब यहाँ से कोई मैसेज जो है वो यहाँ पर नहीं जा रहा, ठीक है। अब लोअर पार्ट में ओनली द येलो फाइबर was able to transmit the message, but it is not there. That is why the lower part will be affected, but the upper part is receiving the nerve impulses from this side as well, ठीक है। उसको जो ब्लू फाइबर्स हैं वो भी नर्व ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो अपर पार्ट विल नॉट बी अफेक्टेड, ओनली द लोअर पार्ट ऑफ द contralateral side will be affected in the central facial palsy or the upper motor neuron या supranuclear lesion, right. The next is the peripheral facial palsy or the lower motor neuron lesion, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, उसमें यहाँ पर आपका जो फेशियल नर्व का न्यूक्लियस प्रेजेंट है एट द लेवल ऑफ द पोंटोमेडुलरी जंक्शन इन द ब्रेन स्टेम, यहाँ पर आपकी फेशियल नर्व जो है वो कहीं कट हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ से जब फेशियल नर्व कट होगी तो ऑब्वियसली आपके ग्रीन एंड येलो एंड ब्लू ऑल थ्री ऑफ दीज विल बी अफेक्टेड, ठीक है। तो आपकी सेम साइड एज एन इप्सिलैटरल साइड एंड अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द फेस बोथ ऑफ देम विल बी अफेक्टेड। जो क्वाड्रिलैटरल साइड है उसको जो है नर्व इम्पल्स जो है वो प्रॉपर नॉर्मल वे में मिलेगा, लेकिन जो इप्सिलैटरल साइड होगी it will get affected on upper as well as the lower part. Okay, I hope you know these terms contralateral and ipsilateral. Contralateral is the opposite side and ipsilateral is of the सेम साइड, ठीक है। तो ये जो फेशियल पैल्सी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सेंस कि आपको एक तो अपर एंड लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन के सिम्टम्स को डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, ठीक है। ओवरऑल आपको फेशियल पैल्सी के जो जनरल एक सिम्टम्स हैं वो पता होने चाहिए, उसके अलावा इसके कॉजेज पता होने चाहिए आपको, ठीक है। तो वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट, ठीक है। फेशियल नर्व पैल्सी इज अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन इन व्हिच द फंक्शन ऑफ द फेशियल नर्व इज पार्शियली और completely lost. It is often idiopathic, but in some cases, specific causes such as trauma, infections, or metabolic disorders can be identified. Okay? Idiopathic means that there is no cause, that there is no underlying reason for any cause, ठीक है। उसके अलावा ट्रॉमा इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। अदर देन दैट बेल्स पाल्सी, पीपल माइट हैव हर्ड, तो ये एक इन्फेक्शियस कंडीशन है। बेल्स पाल्सी इज बेसिकली द कंडीशन जिसमें इडियोपैथिक फेशियल नर्व पैल्सी हो जाती है। तो जब इडियोपैथिक फेशियल नर्व पैल्सी होती है देन वी से दैट इट इज बेसिकली द बेल्स पाल्सी, ठीक है। Two major types are central, which occurs between the cortex and the nuclei, also called the upper motor neuron, and the peripheral facial palsy, which occurs between the nuclei in the brainstem and the peripheral organs, also called the lower motor neuron, ठीक है। सेंट्रल में क्या हो रहा है, इम्पेयरमेंट ऑफ द लोअर कॉन्ट्रोलैटरल मस्कुलेचर, एंड पेरिफेरल में इम्पेयरमेंट ऑफ द इप्सिलैटरल and also affects the eyelids as well as the forehead, ठीक है। उसके अलावा the additional peripheral palsy can cause various sensory and autonomic disorders depending upon the exact location. Diagnosis can usually be made clinically, while the patient history often helps in evaluating the underlying etiology, ठीक है। तो डायग्नोसिस यूजुअली जो है वो जब पेशेंट आपके पास सामने आपको आपके इमरजेंसी रूम में एंटर करेगा, आप उसको देख कर ही मेक अ डायग्नोसिस द पेशेंट जो है वो फेशियल पैल्सी के साथ आया, ठीक है। उसकी फिर हिस्ट्री लेंगे, फर्दर उसकी एग्जामिनेशन करके देन यू कैन रूल आउट कि कॉज क्या हो सकता है, ठीक है। Idiopathic facial palsy is treated with oral glucocorticoids and in severe cases antivirals. Treatment of the other type depends upon the underlying cause. Most cases heal completely within the 3 weeks, ठीक है। तो बेसिकली जब भी फेशियल नर्व पैल्सी होती है, ठीक है, whenever there is facial palsy, first we have to rule out the cause, ठीक है। जब हमें cause पता लग जाएगा then we have to cure the cause, ठीक है। cause जब हम उसको क्योर करेंगे then automatically आपकी facial palsy जो है it will be treated. For example, हमारी सोसाइटी में यूजली facial palsy जो है वो stroke के patients में हो जाती है, and stroke is usually categorized by
हाइपरटेंसिव पेशेंट्स या अगर डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें, अदर देन दैट इडियोपैथिक है तो इट इज़ बेल्स पैल्सी है। तो उसके अलावा हमारे पास कुछ इन्फेक्शियस कंडीशंस हैं जिसमें वायरल इन्फेक्शंस होते हैं विच कैन मैनिफेस्ट एज patient nerve palsy. ठीक है, तो you have to rule out the cause first by asking the patient's history, या जेनेटिक भी होते हैं, या अक्सर कुछ पेशेंट्स में होता है दैट इन एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस ये प्रॉब्लम आ जाती है एंड देन इट रिजॉल्व्स ऑन इट्स ओन एंड आफ्टर एवरी 8 to 10 months the patient experiences this. ठीक है, तो you have to treat the cause first and then you be able to relieve the symptoms of the patient. ठीक है, ये अगेन वही डायग्राम है, यहाँ पर ही आपका पेरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, आफ्टर एग्जिटिंग फ्रॉम द स्कल ये पेरोटिड ग्लैंड को एंटर करते हैं 5 टर्मिनल ब्रांचेस, देखिए टेम्पोरल, zygomatic, buccal, marginal mandibular and the cervical, and in facial palsy these 5 terminal branches will be severely affected and patient की जो area for example अगर ipsilateral half side of the face is affected then the eyelid will droop, patient का saliva जो है it will droop from his माउथ और लैक्रिमेशन होगी, फॉरहेड्स पे जो रिंकलिंग होती है वो पेशेंट नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो इसके जो जनरल एक फीचर्स होते हैं वो भी आपको, वीकनेस ऑन वन साइड ऑफ द फेस, पेशेंट को पेन ऑन द अफेक्टेड साइड, हेडेक एंड लॉस ऑफ टेस्ट। Why loss of taste? Because facial nerve की branch जो chorda tympani branch है it is giving off some taste fibers to the anterior 2/3 of the tongue। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन होगी, आप लोगों ने अपनी लाइफ में कोई ना कोई इस तरह का पेशेंट ऑब्वियसली देखा ही होगा। फेशियल ड्रूपिंग जो है इट इज़ अ मेन फीचर इफ बिकॉज लोअर पार्ट ऑफ द फेस जो है वो अपर और लोअर मोटर न्यूरॉन दोनों में ही जो है वो अफेक्टेड होता है। Inability to wrinkle brows, drooping eyelids, inability to puff cheeks, no muscle tone। ठीक है, ऐसे sagging सी स्किन हो जाती है इस एरिया की। drooping mouth, inability to smile और पकड़। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब पेशेंट का माउथ ही प्रॉपरली ओपन क्लोज नहीं होगा तो उसकी स्पीच भी अफेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, दिस इज अगेन द सेम ऑलमोस्ट सेम डायग्राम। ठीक है, जिसमें मैंने बताया कि अपर मोटर न्यूरॉन रीजन यहाँ पर होता है, लोअर मोटर न्यूरॉन रीजन यहाँ पर होगा, तो किस तरह से क्या इफेक्ट आपका पेशेंट को। ठीक है, आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। नेक्स्ट जो डिजीज हमने पढ़नी दैट इज बेसिकली ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। ठीक है, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया बेसिकली जो है it is said to be the most excruciating pain। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा excruciating pain होती है and the pain typically involves the lower face and the jaw। ठीक है, sometimes above the eye भी चली जाती है, लेकिन इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन। ठीक है, जो मेन इसका एक फीचर होता है वो इलेक्ट्रिक शॉक पेशेंट जब आपके पास आएगा तो यू टू से कि मैं जो भी फॉर एग्जांपल अगर कर रहा हूँ तो मुझे एक करंट टाइप पेन फील होती है। ठीक है, तो यूजुअली ये होता है कि पेशेंट अगर जैसे बाल ब्रश कर रहा है या इवन ही इज ब्रशिंग हिज टीथ या पेशेंट इज पुटिंग मेकअप ऑन, तो लाइट से स्टिमुलस या लाइट से सोक जो है वो पेशेंट को जो है इस तरह की करंट लाइक पेन जो है वो फील करवाता है। ठीक है, बेसिकली इसमें होता क्या है, ट्राइजेमिनल नर्व जो है फिफ्थ नर्व है आप लोगों की। ठीक है, इट इज़ बेसिकली प्रोवाइडिंग द सेंसेशंस टू द फेस। ठीक है, जनरल सेंसेशंस। ठीक है, थोड़ा याद हो अगर आप लोगों को तो ट्राइजेमिनल की 3 डिविजन है हमारे पास ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड द मैंडिबुलर डिवीजन। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या होता है कि जब ये तीनों हमारी जो ब्रांचेस हैं बेसिकली ये आपकी सेंसेशंस को कंट्रोल कर रही है। ठीक है, ऑप्थेल्मिक जो है वो फॉरहेड पे और आइज पे है, उसके बाद मैक्सिलरी जो है वो अपर जॉ की सेंसेशंस और जो मैंडिबुलर है वो लोअर जॉ की सेंसेशंस को कर रही है, प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जो कॉज होता है इसमें पेन का, इसमें ये होता है बेसिकली कि आपकी जो ट्राइजेमिनल नर्व की रूट्स होती है दे गेट इन्फ्लेम्ड से। ठीक है, वहाँ पर होता है कि जहाँ पर ट्राइजेमिनल का डिवीजन है, फॉर एग्जांपल अगर ऑप्थेल्मिक डिवीजन की हम बात करें तो वहीं पर जो है उसी पॉइंट पर जहाँ पे नर्व का रूट है उधर ही एक आर्टरी या वेन भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, उस वेन और आर्टरी
या वेन या आर्टरी आइदर वन, ठीक है, का जो है नर्व के साथ इन कांटेक्ट हो जाता है। ठीक है, जब नर्व के साथ कांटेक्ट होगा तो नर्व में प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है, जब वो ब्रेन में एंटर होगी, जिससे जो नर्व है वो जब उसको प्रेशर क्रिएट होगा तो वो नर्व इम्पल्स जो है उसके दे विल बी इरेगुलर, ठीक है, मिसफायरिंग कहते हैं इसको, कि वो इरेगुलर से उसके नर्व इम्पल्सेस होंगे, नॉर्मल नहीं होंगे। ठीक है, उसके अलावा ये एक कॉज है, ठीक है, ट्राइजेमिनल न्यूरalgia का। बेसिकली तो नर्व की जो रूट्स है उनमें हमारे पास इन्फ्लेमेशन या प्रेशर जनरेट होना इस बेसिकली द कॉज। लेकिन प्रेशर या जो इन्फ्लेमेशन होती है वो उसकी बहुत सारी वजह हो सकती है। फॉर एग्जांपल कोई ट्यूमर हो सकता है जो कि आपके ट्राइजेमिनल नर्व को कंप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो कॉजेज कैन बी मैनी, लेकिन मेन जो चीज़ है वो ये है कि जो भी आपकी ट्राइजेमिनल नर्व के जो 3 डिविजन्स हैं, ऑफ्थैल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर, उसमें से जो सेंसरी उनका पार्ट है वो ट्रिगर हो जाता है, इन्फ्लेम्ड रहता है, वो उसमें इन्फ्लेमेशन रहती है, ठीक है, प्रेशर जनरेट हो जाता है, ठीक है। सेंसरी रूट इज इन्वॉल्व, ठीक है, इस तरह की। अब आप इसमें से देख सकते हो V1, V2 एंड V3 आर 3 ब्रांचेस, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द पॉइंट कि कहाँ पर सेंसरी रूट जो है वो इन्फ्लेम्ड है, वही एरिया जो है पेशेंट का पेनफुल होगा। Etiology is unknown. Etiology basically हम cause कहते हैं all the anomalous blood vessels lying adjacent to the sensory root may be involved. ठीक है, इफ सिम्टम्स, अच्छा बेसिकली होता है, पेशेंट जब आपके पास आएगा तो वो आपको कहेगा कि माइनर अटैक्स ऑफ द ट्राइजेमिनल न्यूरalgia may be triggered by the following. By the following as in के it's like कि for example patient ये नहीं कह रहा कि he is doing some extra hard work जिसकी वजह से उसको जो है ये vision persist कर रहा है. He or she is going to say कि even if I touch that point, for example अगर maxillary division involved है and the patient is touching his upper jaw, ठीक है, या फॉर एग्जांपल अक्सर पेशेंट्स आके ये कहते हैं कि हम वज़ू कर रहे थे तो हमें ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन हो गई, ठीक है। उसके अलावा ब्रशिंग द टीथ, ड्यूरिंग ब्रशिंग बहुत ज़्यादा कॉमन होगा एंड इट इज़ अ वेरी एक्सक्रूशिएटिंग पेन, और यूजुअली इसका डायग्नोसिस जो है इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू मेक। यूजुअली पेशेंट को ये लग रहा होता है बिकॉज यूजुअली डिविजन्स तीनों इन्वॉल्व से हो सकते हैं, ऑफ्थैल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर, ऑल थ्री कैन बी इन्वॉल्व, और यूजुअली केसेस में मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर इन्वॉल्व होते हैं। तो पेशेंट यूजुअली थिंक्स दैट आइदर देयर इज अ टूथ डिकेल या कोई मेरा डेंटल इशू है जिसकी वजह से मुझे पेन हो रही है। एंड द पेशेंट अक्सर हमारे पास जब ट्राइजेमिनल न्यूरalgia का क्लिनिक में आएगा और 15 से 20 साल हो गए होंगे, उसका डायग्नोसिस नहीं मिला होता, और उसके जो मुंह में दांत जो है प्रेजेंट नहीं होते यूजली, तो उसको हर दफ़ा ये लगा था कि शायद दांत में दर्द है, वो भी दांत की एक्सट्रैक्शन करवा देते हैं। ठीक है, ये लोअर मिडिल क्लास की बात करें जिनमें बिल्कुल भी इतनी नो हाउ नहीं होती, ठीक है, तो यूजली पेशेंट जो है अपनी घर के एक्सट्रैक्शन करवाते जाते हैं कि शायद जो है ना पेन है, और वो इतनी एक्सक्रूशिएटिंग पेन होती है बट दे डू नॉट वांट कि हम कोई ट्रीटमेंट लें उसका, they just want कि चलो उसकी दांत निकलवा के we just want to get rid of this pain. तो यूजुअली केसेस में पेशेंट जब आपके पास प्रेजेंट करता है तो he or she does not have any teeth or very less teeth, ठीक है। तो इसका डायग्नोसिस यूजुअली आपको पेशेंट की हिस्ट्री से पता लगता है। इफ द पेशेंट इज सेइंग दैट आई हैव अ इलेक्ट्रिक शॉक एंड पेन इवन ऑन माइनर स्टिमुलेशन, then it is definitely trigeminal neuralgia. Other than that, इसके लिए हम MRI जो है वो रिकमेंड करते हैं। MRI में you can see कि trigeminal neuralgia जो है वो trigeminal nerve जो है उसमें कोई inflammation है या नहीं, ठीक है। If symptoms persist and are unresponsive to medical care, surgical exploration of the trigeminal nerve may be necessary to remove any apparent vessels, ठीक है। तो ये एक बहुत ही सर्जिकल कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है बिकॉज ऑब्वियसली यू आर प्लेइंग विद द नर्व्स, ठीक है। तो अगर आपसे कोई भी ज़रा सी भी इफ़ कोई आपसे मिस हैंडलिंग हो जाए तो आपकी सारी नर्व डैमेज हो सकती है। एंड ट्राइजेमिनल नर्व इज बेसिकली प्रोवाइडिंग सेंसेशंस टू योर होल फेस, तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपकी नर्व डैमेज के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इसमें यूजुअली क्या होता है, अच्छा साइंस ऑफ एन अटैक में क्या होता है, ये फिजिकल जर्क, sudden immobility or silence, involuntary facial twitches and a sudden shout of pain,
ठीक है। तो अब बेसिकली इसके ट्रीटमेंट में हम आ जाते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट क्या ले रहे हैं। ट्रीटमेंट यूजुअली होता है, सबसे पहले तो यू हैव टू मेक अ डायग्नोसिस फर्स्ट, ठीक है। जब तक आपने डायग्नोसिस नहीं किया यू कैन नॉट नो कि क्या डिजीज है पेशेंट को, ठीक है। डायग्नोसिस हो गया, नाउ यू नो दैट द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम ट्राइजेमिनल, तो सबसे पहले आप उसका मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। We will not jump to the surgical treatment as such. We will first do the medical treatment. For the medical treatment, we have certain drugs. ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी ऑफ द पेशेंट वी इंक्रीज और डिक्रीज द डोजेज ऑफ दैट ड्रग, ठीक है। तो हमारे पास आप लोगों ने आयरन और फार्मा की पढ़ी के लिए, ठीक है। कार्बामेज़ेपिन ड्रग है विच इज़ बेसिकली ड्रग फॉर योर ये आपके इसके लिए होती है एपिलेप्टिक फीवर्स वगैरह के लिए ये ड्रग होती है, ठीक है। कार्बामेज़ेपिन, ठीक है। दिस ड्रग इज़ यूजुअली इंडिकेटेड और पेशेंट को जो है पहले सुबह दोपहर शाम पीरियड्स जो है ये दी जाती है। एंड इफ द पेशेंट के सिम्टम्स, पहले हम पेशेंट को सुबह शाम देंगे, बट इफ द सिम्टम्स आर नॉट सिम्टम नहीं रिलीव हो रहे, देन वी आर गोइंग टू इंक्रीज द डोज एंड इंक्रीज द टाइमिंग्स एज वेल, ठीक है। तो इसी तरह से वी आर गोइंग टू बेसिकली हिट एंड ट्रायल मेथड होता है कि अच्छा चलो वी आर गोइंग टू इंक्रीज द डोज, मे बी द पेशेंट विल बिलीव, ठीक है। तो पहले मेडिकली पेशेंट को जो है हम ट्रीटमेंट पे रखेंगे। इफ द मेडिकल ट्रीटमेंट इज नॉट you know, working, कार्बामेज़ेपिन भी दे रहे हैं विच इज़ बेसिकली एन एंटी कन्वर्जेंट ड्रग, ठीक है। उसके अलावा मसल रिलैक्सेंट्स भी दे सकते हैं, साथ साथ मसल रिलैक्सेंट्स जो है वो भी पेशेंट को थोड़ा सा रिलीव करेंगे। उसके अलावा फेनिटोइन इज अनदर एंटी कन्वर्जेंट ड्रग, बट मेन ड्रग इज द कार्बामेज़ेपिन, बट फेनिटोइन कैन ऑल्सो बी गिवन, ठीक है। इसके अलावा इफ द मेडिकेशंस हैव प्रूवन इनइफेक्टिव इन ट्रीटिंग दिस कंडीशन, देन हमारे पास सर्जिकल प्रोसीजर्स भी प्रेजेंट होते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट में हमारे पास बेसिकली ये है कि हमने अंडरलाइन प्रॉब्लम जो है उसको फिनिश ऑफ करना है, ठीक है। इसमें ये होता है कि मोस्टली पेशेंट्स यही कह रहे होते हैं कि हमारा यही कर दे, मतलब सर्जिकली ही ट्रीट करते, बिकॉज दे वांट टू गेट रिड ऑफ द पेन वेरी क्विकली बिकॉज इट्स वेरी शार्प पेन, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि सबसे पहले हम माइक्रोवास्कुलर डिकम्प्रेशन करते हैं, ठीक है। माइक्रोवास्कुलर डिकम्प्रेशन इज बेसिकली द पॉइंट जिसमें अगर कोई ब्लड वेसल जो है वो नर्व के पास पड़ी हुई है और उसको कंप्रेस कर रही है, तो हम उस जो ब्लड वेसल है उसकी जेंटल मूवमेंट कर देंगे, मतलब उसको नर्व के पास से हटा देंगे थोड़ा सा, ताकि वो जो नर्व को कंप्रेशन कर रही है वो ना करे, ठीक है। तो इससे ये होता है कि ऑब्वियसली सेंसिटिविटी पेशेंट की रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन ये बहुत ही एक इन्वेसिव सर्जरी है बिकॉज इसमें यह है कि ऑब्वियसली यू हैव टू हैंडल द ट्राइजेमिनल नर्व, तो इसके लिए आपको स्कल के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। स्कल में ओपनिंग करनी पड़ेगी, तो ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सर्जरी हो जाती है। सेकेंडरी ज़रा सी भी मिस हैंडलिंग जो है वो आपकी बहुत सारी नर्व्स को जो है डैमेज कर सकती है, ठीक है। तो ये जो है एक कंडीशन हो सकती है। उसके अलावा एक माइनर सर्जरी जिसको हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं बलून कंप्रेशन, ठीक है। एक ही हमारे पास माइक्रोवास्कुलर डिकम्प्रेशन थी, ठीक है, जिसमें हमने ब्लड वेसल को अवे फ्रॉम द वो कर दिया। एक है हमारे पास बलून कंप्रेशन। बलून कंप्रेशन में व्हाट वी डू इज दैट बेसिकली ये ट्राइजेमिनल नर्व में हम थ्रू अ कैथेटर एक बलून प्लेस कर देते हैं, ठीक है ना। ये बलून जब इन्फ्लेट कर देता है जहाँ पे भी जिन फाइबर जो भी फाइबर्स पेन प्रोड्यूस करें, एट दैट पॉइंट दैट बलून विल बी इन्फ्लेटेड, ठीक है। जिससे क्या होगा कि बलून विल कंप्रेस दैट पर्टिकुलर नर्व, दैट पर्टिकुलर एरिया, जिसकी वजह से पेन कॉजिंग फाइबर्स जो है वो इंजर हो जाएंगे, ठीक है। बेसिकली यही है कि फॉर एग्जांपल इफ द मैक्सिलरी डिवीजन इज अफेक्टेड, ठीक है, तो मैक्सिलरी डिवीजन में हम कैथेटर के थ्रू एक बलून प्लेस करेंगे और जिस पॉइंट पे जौन से फाइबर्स जो है पेशेंट के लिए पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन फाइबर्स को थ्रू द हम बलून इस तरह से इंजर कर देंगे कि वो डेड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली आप लिखो कि परमानेंट एनेस्थीसिया ही पेशेंट को मिल जाता है और वो जो फाइबर्स जो कि पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको हम बिल्कुल डेड कर देते हैं, एंड ऑब्वियसली जब डेड कर देंगे तो दे विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस पेन इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये दो सर्जिकल इसमें मैंने पता नहीं याद नहीं किया, आप लोग वैसे खुद से नोट डाउन कर लो। सर्जिकल में वी हैव माइक्रोवास्कुलर डिकम्प्रेशन और सर्जिकल बलूनिंग जिसको हम कहते हैं, दीज टू
और द सर्जिकल कंडीशंस, ठीक है। इसके अलावा मेडिकली हम एंटी कन्वर्जेंस और मसल रिलैक्सेंस पेशेंट्स को देंगे। एंटी कन्वर्जेंस में भी हम कार्बामेज़ेपिन एंड फेनिटोइन, गाबापेंटिन, बहुत सारी ड्रग्स हैं, बट आपको मेन ये दो याद हैं, तो दैट इज इनफ, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट फेशियल पैल्सी एंड ट्राइजेमिनल न्यूरalgia। ठीक है, तो बेसिकली टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्कैल्प, ठीक है। स्कैल्प को हमने पढ़ना है। So the outline of the today's topic is explain the muscles of scalp with their origin, insertion, the nerve supply and action, and identify the muscles of facial expressions with the nerve supply and discuss their actions, ठीक है। So orifices of the face, ठीक है। What is an orifice? Orifice is basically an opening, ठीक है। किसी भी ओपनिंग का एक अनदर नेम जो है वो हमारे पास ऑरिफिस होता है, ठीक है। सो द ऑरिफिस ऑफ द फेस आर नेमली द ऑर्बिट, ठीक है। आईज हमारी, देन कम्स द नोज, देन द माउथ एंड दे आर गार्डेड बाय द आईलिड्स, द नॉस्ट्रल्स एंड द लिप्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो बेसिकली आपके ऑरिफिस जो हैं दे आर गार्डेड बाय दीज कवरिंग्स, जो कि बेसिकली आपके मसल्स हैं, ठीक है। एंड दीज मसल्स आर देन able to produce certain movements, okay. So development of facial muscles, all the muscles of the face are developed from the second pharyngeal arch and are supplied by the facial nerve, ठीक है। ये बात आई थिंक अब तक तो पता लग जानी चाहिए, ठीक है, कि जितने भी आपके फेशियल मसल्स होते हैं दे आर सप्लाइड बाय द फेशियल नर्व। बाकी उन्होंने कहा है दे आर डेवलप फ्रॉम द सेकंड फेरेंजियल आर्च, ठीक है। तो अगर आई डोंट नो एम्ब्रियोलॉजी आप लोगों ने पढ़ी है या नहीं, एम्ब्रियोलॉजी में बेसिकली हमारे पास 3 फेरेंजियल आर्चेस होती हैं। फेरेंजियल आर्चेस बेसिकली आपके जो एम्ब्रियो जब की फॉर्मेशन हो रही होती है, तो these three arches are formed and then these three arches can differentiate into various other systems, ठीक है। फर्स्ट जो है वो आपके सारे मसल्स ऑफ द फेस को डेवलप करेगी, ठीक है। इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, अदर देन दैट वो फिर सारी पूरी हमें एम्ब्रियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली अ डायग्राम जिसमें आपके सारे जो फेशियल मसल्स हैं वो उन्होंने दिखाए हैं, ठीक है। एज यू कैन सी प्रोसीडर्स, ठीक है। सबसे बड़े बड़े पहले हम मसल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले दिस इज द फ्रंटालिस, जो कि फ्रंटल बोन में है। ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई, ठीक है। देन द ऑर्बिकुलरिस ओरिस, ठीक है। देन ज़ाइगोमैटिकस मेजर, ज़ाइगोमैटिकस माइनर, ठीक है। देन द बक्सीनेटर जो है आपके चीक का मसल है, नेज़ालिस प्रोसीडर। सो दीज आर ऑल द मसल्स जो कि आपके फेशियल एक्सप्रेशंस में आप हेल्प आउट करेंगे। The facial muscles are subcutaneous. Most muscles attach to the bone or the fascia and produce their effect by pulling the skin. To remove the skin and change the facial expressions to convey mood, the basic shape of the face is determined by the underlying bones, ठीक है। तो जो फेस की शेप है वो obviously it is determined by your bone, लेकिन जो आपके मसल्स हैं they are only basically there to convey your overall आपके जो इमोशंस और आपके जो एक्सप्रेशंस हैं उनको कन्वे करने के लिए। All muscles are supplied by the seventh cranial nerve, that is the facial nerve. Okay, now this is some terminologies which are used whenever we talk about muscles, not only facial muscles, any muscles की जब हम बात करते हैं। Levator, then it means raises. Depressor means lowers. Major is larger. The minor is smaller, and superioris is superior. Inferioris means inferior, and orbicularis means encircles, ठीक है। So basically whenever we have facial muscles involved, they are usually present in pairs, as you can see in this diagram, okay। We have zygomaticus major and then zygomaticus minor, okay। So then we have orbicularis. So orbicularis means encircling, okay। If the orbicularis oris is present, then it means that it is encircling the lips, and orbicularis oculi means that it is encircling your eyes. So whenever the word orbicularis is involved, it means to encircle something.
So yeah, then we have levator labii superioris. So levator labii superioris means that it is a raising muscle. It helps to raise. For example, this is present at depressive labii inferioris. So it is able to depress your lips, and superior labii is function is to elevate your lips. So these are some terminologies which you must be familiar with whenever we are dealing with the facial muscles. Okay, next is the scalp. Scalp consists of skin and subcutaneous tissue which covers the skull. Okay, so basically scalp is a layer जो कि आपके skull पे present है. It's basically covering of your skin that is covering the whole of the skull. It has 5 layers. The first 3 are intimately bound together and move as a unit. It consists of 5 layers. If you want to memorize, you can easily memorize by these 5 alphabets: S, C, A, L, P. From S, it is the skin, which is thick, hair-bearing, and consists of various sebaceous glands. From C, it is the connective tissue. A is aponeurosis, L loose connective tissue, and P is the pericranium or the periosteum. So these first 3, they are intimately bound together and they move as a unit, but these 2 are separate units. So what is aponeurosis? I hope skin का तो पता ही है that it is thick होती है, hair bearing होती है. Obviously you have hair present and has various sebaceous glands. Then comes the connective tissue. If you can see from this diagram, okay, first is the skin, then is the connective tissue. Connective tissue is obviously the supporting tissue जहाँ पे सारी blood vessels जो है वो present होंगी. Scalp has a very profuse blood supply. ठीक है, next is the aponeurosis. So aponeurosis जो term जब कहीं पे भी आए, then it means that it is a sheet of connective tissue which is connecting your muscles to your bone. ठीक है, like it's just like a tendon. ठीक है, tendons भी और आपके muscles को जो है bones के साथ connect कर रहे होते हैं, but aponeurosis जो है उसमें और टेंडन में डिफरेंस ये है दैट बेसिकली टेंडन्स जो होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर होता है इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड इट इज़ वेरी ब्रांच्ड, बट द aponeurosis have a very flatter and a wider structure as compared to a tendon, but its main function is to connect your muscles to your bone. Right, the next is the loose areolar tissue or the loose connective tissue, and then comes the periosteum. पेरियोस्टियम इज बेसिकली द कवरिंग जो कि बिल्कुल आपकी बोन के साथ लेयर होती है. ठीक है, जो आपकी स्कल की बोन के ऊपर एक लेयर होगी कनेक्टिव टिश्यू की, उसको हम पेरियोस्टियम कहते हैं. पेरी मीन्स बिफोर एंड ऑस्टियम मीन्स बोन. ठीक है, तो बिफोर द बोन जो एक लेयर है जो कि एडहेरेंट है बोन के साथ, दैट इज द पेरियोस्टियम. ठीक है, सो दीज आर द 5 लेयर्स. ये इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट नो एज कम्पेयर टू, ये आपके एससीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू और इन सब चीज़ों में आपके आ सकती है. These 5 layers are important. ठीक है, next comes the muscles of the scalp. ठीक है, scalp this is the whole scalp. इसमें हमारे पास एक ही muscle होता है which is called as the occipitofrontalis. Occipitofrontalis means that it has 2 point of attachment or bellies जिनको हम कहते हैं frontal and the occipital belly. Frontal belly and the occipital belly, and in between is the epicranial aponeurosis. Aponeurosis, again as I told you before, that it is the point जहाँ पे जो आपके मसल को बोन के साथ अटैच कर रही है. Right, so this is the occipitofrontalis. It is the only muscle which is present in your scalp. इसकी origin, insertion, nerve supply and action you must know. ठीक है, occipitofrontalis origin, occipital belly की highest knuckle line of the occipital bone and frontal belly skin and superficial fascia of the eyebrows, and inserts into the epicranial aponeurosis. Nerve supply again by the facial nerve, and action moves the scalp on skull and reaches the eyebrows. ठीक है, ये टेबल्स जितने भी इन्वॉल्व हैं जितने भी प्रेजेंट होंगे इस लेक्चर में, ये आपको बताने चाहिए. ठीक है, again this diagram, then the orbicularis oculi. ठीक है, I'm not going to go into details of all of this. ठीक है, ये just आप लोगों की मेमोराइज करने की चीज़ें हैं. ठीक है, कि ओरिजिनेट कहाँ से कर रहे हैं और इंसर्ट कहाँ पे कर रहे हैं. ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूला इज द मसल जो कि आपकी आईलिड्स आईज को पूरे को कवर कर रहा होता है.
ठीक है, इसके दो पार्ट्स हैं हमारे पास, एक पैल्पेब्रल पार्ट होता है और एक ऑर्बिटल पार्ट। So origin and insertion is important as well as the nerve supply and the action. ठीक है ना, nerve supply of the scalp, ठीक है, trigeminal nerve is the main nerve जो कि scalp को nerve supply provide कर रही है, ठीक है। Supratrochlear and supraorbital nerve which is a branch of the ophthalmic division, zygomatic-temporal branch of the maxillary division, auriculotemporal branch of mandibular division, and lesser occipital and the greater occipital nerves। ठीक है, so the main is the trigeminal nerve, उसके various divisions जो है वो various parts of the scalp को nerve provide करेंगे। Blood supply by the supratrochlear and supraorbital artery, superficial temporal, posterior auricular and the occipital. All of these are branches of the external carotid artery। Scalp has a very profuse blood supply, ठीक है, इसकी blood supply बहुत ज़्यादा profuse होती है, ठीक है। माइनर सा भी कट अगर लगे तो इट कैन ब्लीड एक्सटेंसिवली, ठीक है। जिसका कहते हैं सर फट गया, बच्चा का सर फट गया, ठीक है, तो ये बहुत जल्दी हो सकता है। ब्लड सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा इसकी प्रोफ्यूज होती है। दैट इज़ वाई स्कैल्प की जितने भी इन्फेक्शन होते हैं या नॉट एग्जैक्टली इन्फेक्शन, स्कैल्प का जो वूंड होता है वो बहुत जल्दी हील अप भी कर जाता है। तो ब्लड सप्लाई इस एरिया की ज़्यादा है तो आपका वूंड जो होगा या कोई कट लगा होगा तो वो जल्दी हील भी कर सकता है। ठीक है, सो ये रहे अगेन ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई जो है ये आपके आईज के एक जो इतना मसल है उसकी उन्होंने दिखाई है, एक ऑर्बिटल पार्ट है एंड द पैल्पेब्रल पार्ट व्हिच इज इन योर आईलिड्स। ठीक है, नेक्स्ट मसल इज द कोरोगेटर सुपरसिलाई। ठीक है, कोरोगेटर सुपरसिलाई इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिंकलिंग ऑफ द फॉरहेड। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ओरिजिनेशन जो है वो सुपरसिलिटी आर्च से होती है एंड देन इंसर्ट्स इनटू द स्किन ऑफ द आईलिड्स। ठीक है, इस तरह से ये वाले जो रिंकल्स जो वर्टिकल रिंकल्स है दीज आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर बाय द कोलगेटर सुपरसिलाई। हम इन वाले रिंकल्स की बात नहीं करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल रिंकल्स है इनकी बात नहीं करेंगे। जो वर्टिकल रिंकल्स हैं दे आर बेसिकली done by the colligator supercilii। ठीक है, then is the compressor nasal। Compressor nasal again it compresses the mobile nasal cartilages। The frontal process of the maxilla से भी originate करता है insertly aponeurosis of the bridge of the nose। ठीक है बेटा, अगेन इसको कोई चीज़ समझाने वाली नहीं है आप लोगों को, ठीक है, ये जस्ट आप लोगों की मेमोरी के लिए चीज़ें आप लोगों ने ये खुद से याद करके इनके एक्शंस जो हैं आपको बताने चाहिए। ठीक है, so this is the function of the compressor nasal। Then the dilator nares and the procerus। ठीक है, ala of the maxilla से ala of the nose and procerus nasal bones is sitting between the eyebrows which are the action it widens the nasal aperture and procerus wrinkles the skin of the nose। ठीक है, ये जो वाइडन जो नॉस्ट्रल्स करेंगे आपके डायलेटर नेरिस है। ठीक है, इसके नाम से भी आपको पता लग जाएगा नेयर्स एंड डायलेटर, तो इट इज बेसिकली डायलेटिंग योर नॉस्ट्रल्स। ठीक है, ये दिस इज द पॉइंट जहाँ पे आपका प्रोसीडर्स है। ठीक है, ये जैसे ये जब रिंकल्स पड़ते हैं ये विथ टाइम आपके मसल्स जो है लूजन अप हो जाते हैं, तो इसके लिए ट्रीटमेंट्स जो है दिए जाते हैं, बोटॉक्स वगैरह ये सब इसी के लिए रिंकल्स वगैरह आपको खत्म करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट इज द ऑर्बिकुलरिस ऑरिस। ठीक है, ये आपके पूरे ऑरिफिस को इंसर्कल कर रहा होता है। ठीक है, nerve supplies again the facial nerve and action it compresses the lips together। Okay, then dilator muscles of the lips में we have all of these muscles divided by superioris, zygomaticus major, minor, levator anguli oris, depressor anguli oris, depressor levi inferioris and mentalis। ठीक है, ये जितने भी muscles हैं, ठीक है, they are all in action is to separate your lips। separate your lips का मतलब ये कि whenever we are speaking, ठीक है, तो हमने लिप्स को सेपरेट करने के साथ साथ हमारे चीक्स के मूवमेंट्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये सारे मसल जो zygomaticus मेजर एंड माइनर अगर आप डायग्राम्स को देखो तो ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑर्बिकुलरिस ऑरिस एंड यहाँ पर zygomaticus मेजर एंड माइनर होता है और उसके साथ ही लेवेटर लेबाई सुपीरियोरिस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जब भी लिप्स की
ओपनिंग मूवमेंट होगी तो ये आपके साथ साथ आपकी चीक्स की मूवमेंट भी होती है. इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सिर्फ हो कि आप जो है अगर आप प्रॉपर स्पीक कर रहे हो तो आपके लिप्स के साथ साथ चीक्स की मूवमेंट भी होगी. दैट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेसेंस ऑफ दीज मसल्स जो कि सारे इंटरलिंक हैं आपके टू टू द एक्शन ऑफ सेपरेशन ऑफ द लिप्स. ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं ये zygomaticus major है, zygomaticus minor, depressor anguli, oris depressor nevi, inferioris mentalis. All of these are involved in basically your speaking. Whenever you're opening your lips, तो आपके speaking में इनका पार्ट आता है. ठीक है, अगेन ये सारी डायग्राम्स हैं जिसमें आप सारा कुछ देख सकते हैं. वही मसल्स जो है मैंने डिफरेंट व्यूज से आप लोगों को दिखाए हैं. ठीक है, इसमें एक नए दो दो नए मसल्स हैं. एक प्लाटिस्मा, इफ यू कैन सी ये आपके कॉलर बोन तक जाके अटैच होता है. देन इज द मास्टिकल मसल. ठीक है, ये जो रेड में है ऑल ऑफ दीज आर इन्वॉल्व इन द लिप्स मूवमेंट्स इन्वॉल्व. ठीक है, then comes the muscles of the cheek. Cheek muscles में main muscle is the buccinator. Its action is to compress the cheek and lips against compresses the cheeks and lips against the teeth. ठीक है, ये आपका वैक्सीनेटर प्रेजेंट होता है. इसके ऊपर मैसेटर होगा. ठीक है, जब हम इसकी डायसेक्शन करेंगे तो फर्स्ट वी गोइंग टू विजुलाइज द मैसेटर एंड देन बीनीथ दैट द वैक्सीनेटर विल बी प्रेजेंट. वैक्सीनेटर जो है बेसिकली ब्लोइंग का जो फंक्शन होता है उसमें हेल्प आउट करती है. ठीक है, ये इसकी ओरिजिनल इंसर्शन मैंने बताई है यहाँ पे. Action that compresses the cheeks against the teeth and is used in acts such as blowing. It is an assistant muscle of mastication. ठीक है, muscles of mastication हमारे पास वैसे चार है. ठीक है, अगर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे टेम्पोरालिस, हेमिस्टिकल, लैटरल और मीडियल टेरिकोइड. लेकिन वैक्सीनेटर जो है वो आपका चीक का मसल है. इट इज आल्सो कंसीडर्ड टू बी अ सेकेंडरी मसल ऑफ मास्टिकेशन. Okay, so this is the vaccinator which is basically involved in the blowing of your cheeks. Okay, next is the platysma. Platysma originates from the subcutaneous tissues of the infraclavicular and the supraclavicular region. ठीक है, platysma is basically आपका जो है neck का muscle. इसको हम कह रहे हैं, इसको अभी हम यहाँ पर इसलिए पढ़ रहे हैं because it is involved in the activity of the opening of the jaw. ठीक है, ये इस तरह से होता है. आपकी ये क्लेविकल आपकी शोल्डर बोन है. शोल्डर बोन से लेकर ये आपके मैंडिबल तक जो है इसकी इंसर्शन जाती है. Insertion is at the base of the mandible, skin of the cheek, angle of the mouth, and orbicularis oris, and action is it depresses the mandible against resistance. Against resistance का मतलब ये that if we provide some resistance, the patient opening the mouth, open करेगा mouth against the resistance. If you place a mouth, if you place a hand on the patient's mouth and we ask the patient to move, open his mouth, then वो जो action होगा against the resistance, तो patient अपना mouth opening करेगा. That is due to the platysma. And the neck की जो clenching होती है, this is also present because of the platysma muscle. ठीक है, now इस डायग्राम में अगेन आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट मसल्स के जो है उन्होंने फंक्शंस बताए हैं. ठीक है, इससे आप लोगों को याद करने में जो है हेल्प आउट करेगा. दैट इज व्हाई आई डिड दिस. ठीक है, so this was all about today's lecture. I hope I made myself clear.